गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान और अपना अध्याय चल रहा है सेकंड, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। अपन पिछले वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको मूल अधिकारों के बारे में। जो मूल अधिकार है वो क्या होते हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। यानी भारतीय संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संविधान में रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि उनको पता था कि इनके बिना मतलब मूल अधिकारों के बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा, अर्थात वो पिछड़ जाएंगे, उनका सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो सकता। इसीलिए भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में रखा। अब अपन इसकी मूल अधिकारों की जो है व्याख्या है वो विस्तार से करेंगे कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो अपन सबसे पहले अपन को 6 अधिकार दिए गए, उनमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार है। ये जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उससे लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अब 14 से तो 18 तक अपना अधिकार है, उसमें पहला है 14 नंबर का अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ये कहते हैं, ये कहा है इसमें कि कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, इसका मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान जो है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान रखता है। यानी कानून की दृष्टि में कोई ऊंचा है कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर गरीब कैसा नहीं है। सभी लोग, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग हो, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होगा। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान मानेंगे जाएंगे। यानी कानून के समक्ष सभी कैसे होंगे? समान होंगे। तो ये था कानून के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 के अंदर है। अब आता है आपका अनुच्छेद 15। कौन सा आएगा? अनुच्छेद 15। इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अपन कहते हैं, देखो अनुच्छेद जो 15 है वो ये कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के साथ समानता का व्यवहार तो किया जाएगा, उसके साथ धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको समाज के अंदर समान दृष्टि से देखा जाएगा। वह जैसे उसको समाज में समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो ये है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। विभेद का मतलब होता है ऊंच नीच जो की जाती है उस पर निषेध किया गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 नंबर है लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता। लोक नियोजन, इस लोक नियोजन का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट जो जॉब होती है उनके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, या पर कहते हैं जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अवसर प्रदान किया गया है। चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे कैसा भी हो, प्रत्येक नागरिक को उनकी योग्यता के अनुसार उनको अपना पद पाने का अधिकार रखा गया है। यानी कोई भी व्यक्ति है उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसको क्या मिलेगा? उसका पद दिया जाएगा। उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही है लोक नियोजन के अवसरों में समानता। अब आता है आपके अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब है भेदभाव। जो जातिगत भेदभाव होते हैं उसको अस्पृश्यता कहते हैं। छुआछूत करना, मतलब क्या करना? छुआछूत जो होती है, मतलब ऊंचा नीचा जैसे भी मान लो, तो अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17। कई बार पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत करता है? तो अनुच्छेद है 17। कौन सा है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि अगर समाज में समानता लानी है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा?
जातिगत भेदभाव या ऊंच नीच का या छुआछूत है, इन सभी को क्या करना है, समाप्त किया जाना चाहिए। जब जाकर एक समाज के अंदर, देश के अंदर समानता का भाव पैदा होगा। और इसी को छुआछूत, भेदभाव, इन सभी को दृष्टि यानी इन सभी के बारे में देखते हुए, इनको दृष्टिकोण रखते हुए सरकार ने कई कठोर कानून भी लागू किए गए सरकार द्वारा, जिससे इनके जो जातिगत जो भेदभाव है, छुआछूत है, उसको मिटाया जा सके। इसके लिए देखो सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ये निवारण है, ये अधिनियम है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बना हुआ था, कानून था, लेकिन इसके अंदर चेंज किया गया। क्या किया गया? परिवर्तन। इस अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, इसमें चेंजिंग किया गया, परिवर्तन किया गया और इसको क्या बनाया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या बनाया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। कितना? 1955। यानी जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम था उसमें परिवर्तन किया गया और क्या रखा गया? इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा है। इसके अलावा भारत सरकार, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने क्या किया? अनुच्छेद अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC और ST बोलते हैं अपन, इनके लिए क्या रखा? एक अधिनियम बनाया जिसको अपन कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम 1989। तो यह है अस्पृश्यता का अंत करने के लिए, या हम कहते हैं जो जातिगत जो भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, उसको समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए कानून। तो इनके द्वारा कानून बनाए गए और इनको मूल रूप से समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो यह है अस्पृश्यता कानून अनुच्छेद 17। अब आता है आपका अनुच्छेद 18, अपराध उपाधियों का अंत। किसका अंत करता है? 18 अंत करती है 18। किसका? उपाधियों का। देखो ब्रिटिश काल के अंदर, या अपन कहते हैं जब यहाँ अंग्रेजी शासन काल था, उस समय यहाँ के लोगों को, या जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार को क्या करती थी? धन, या जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है उसको, या जिसके पास शक्ति हो, राज शक्ति हो, यानी जो कहते हैं अपन, जैसे जिसके पास कोई राजा हो और उसके पास पावरफुल हो, तो उन व्यक्तियों को, और जो धन से संपन्न व्यक्ति होते थे, उन व्यक्तियों को जो ब्रिटिश शासन था वो क्या करता था? कुछ उपाधियां प्रदान करता था, तो वो उपाधियां देता था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। अब क्या है? उपाधियों का अंत करता है। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के बिना अनुमति के विदेशों से कोई भी क्या नहीं ले सकता है? उपाधि नहीं ले सकता है। केवल ये इतना कहता है कि जो राज्य होते हैं, जैसे राजस्थान है, या कोई यूपी है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, कोई सा भी राज्य मान लो, जैसे कोई भी राज्य है, तो केवल वो क्या कर सकता है? एक तो शिक्षा की उपाधि दे सकता है, डिग्री दे सकता है मतलब, या सेना की उपाधि दे सकता है। इसके अलावा सेना और शिक्षा, इसके अलावा कोई सी भी उपाधि राज्य के द्वारा नहीं दी जाएगी जब तक कि राष्ट्रपति अनुमति नहीं दे। और दूसरा, विदेशों से भी कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण या प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। अब आता है आपका दूसरी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें मूल रूप से 6 स्वतंत्रताएं, कितनी है? 6 स्वतंत्रताएं हैं। उनमें देखो कौन कौन सी है। पहली है 19, इसमें 19 चलेंगे, अनुच्छेद 19 है, तो 19(1) कै, 19(1) ख, ग, इस तरह से चलेंगे। तो ये 6 स्वतंत्रताएं है। तो अनुच्छेद किसमें? 19 में ही है। अनुच्छेद केवल 19 चल रहा है, लेकिन इसी के पार्ट है अलग अलग, क, ख, ग, और 6, इस तरह से इसके पार्ट है। तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें कितनी 19(1) के अंदर कितनी स्वतंत्रता है? 6 स्वतंत्रता है जिसके अलग अलग पार्ट है। तो पहली है 19(1) कै, 19(1) कै, और ये है कै, ये गै, घै, हड़ै और छ। तो इस तरह से ये है। अब इसमें देखो ये कै कहता है अनुच्छेद 19(1) का कै, या एक बोलते हैं अपन विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के विचारों को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये था, यानी भाषण दे सकता है, कहीं भी इकट्ठे होकर अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने लेक्चर दे सकता है, तो उसकी स्वतंत्रता है, उसको रोक टोक नहीं है। लेकिन किसी दूसरे को हानि नहीं होनी चाहिए। ये भी कहता है किसी कानून के दायरे में रहकर ही आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। तो ये है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला अनुच्छेद 19 का कै। अब आता है ख, क्या आएगा? ख, ख में है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का है, या अपन कहते हैं कि भारतीय नागरिक, प्रत्येक भारतीय नागरिक को अधिकार है कि वह क्या कर सकता है? एक समुदाय बना सकता है, संघ बना सकता है, सम्मेलन कर सकता है, क्या शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। अनुच्छेद ख 19 का क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति सम्मेलन कर सकता है, सभा बना सकता है। जैसे अपन कोई सभा जोड़कर बैठ जाए कहीं भी, लेकिन वो कैसे होना चाहिए? अस्त्र शस्त्र रहित। अस्त्र शस्त्र का मतलब है कि वो हथियार लेकर नहीं जाएगा, वहाँ पर उधंग नहीं मचेगा, शांतिपूर्ण होना चाहिए, कोई लड़ाई दंगे वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी भी के पास हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए। बिना हथियारों के आप कहीं पे भी सम्मेलन या समुदाय जो क्या बोलते हैं सभा बुला सकते हैं, तो ये अधिकार है। लेकिन वो क्या होना चाहिए? कानून के दायरे में रहकर। अब है अनुच्छेद 19 का गै। गै के अंदर है कि कोई भी व्यक्ति समुदाय या संघ बना सकता है। क्या बना सकता है? समुदाय का निर्माण कर सकता है, गैंग जो है मतलब ग्रुप जो होते हैं तो वो बना सकते हैं। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? किसी को हानि नहीं पहुंचाए। एक तरीके से समुदाय का निर्माण करने का हमें अधिकार है। तो हम समुदाय या कोई संघ निर्माण कर सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं हम, तो वो अधिकार हमारे पास है। फिर आता है अनुच्छेद 19 घ से है घड़ी वाला। इसमें देखो स्वतंत्र आने जाने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। विदेश, अब जैसे हम मान लो देश में किसी राज्य में जा रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो हमें कोई रोक टोक नहीं है, हम वहाँ पर जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। लेकिन ऐसा होना जरूर केवल इसमें रहकर कानून के दायरे में रहकर। अब आता है आपका अनुच्छेद देखो निवास की स्वतंत्रता, हम देश के कहीं भी हिस्से में जाकर रह सकते हैं, अपना निवास स्थान बना सकते हैं, या अपने कह दें कि हमें पूर्ण रूप से रहने की स्वतंत्रता दी गई है, हम कहीं पे भी जाकर अपना निवास स्थान बस सकते हैं। अब लास्ट में अपना अनुच्छेद 19(6) या छठा जो पॉइंट है, वृत्ति या व्यापार की स्वतंत्रता। वृत्ति या व्यापार, हम कहीं भी देश में जाकर व्यापार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का हम व्यापार या उद्योग खोल सकते हैं, लेकिन वह व्यापार जो उद्योग होगा उसमें क्या नहीं होना चाहिए? वो देश के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं व्यापार कर रहे हैं, ऐसे जो 2 नंबर के धंधे होते हैं, कहने का मतलब है जिसमें अफीम वगैरह नशीले पदार्थों के बारे में कह सकते हैं, पर जो नशीले पदार्थ हैं उनको नहीं बेच सकते। केवल हम क्या कर सकते हैं? अपना व्यापार कर सकते हैं, नशीले पदार्थों पर निषेध लगाया गया है, क्योंकि वह देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमें कानून के दायरे में रहकर व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये था अपना अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता के अधिकार में रखा गया है। अब इसके आगे आता है 20, 21 और 22।